जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें आज 29 दिन हो गए वहाँ सड़क पे बैठे हुए और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सिर्फ 2 मांगे थी कि जो उसने गलत किया है लड़कियों के साथ उसकी उसको सज़ा मिले, और दूसरा जो हमारी फेडरेशन है उसमें उसने अपने सारी जगह अपने आदमी फैला रखे हैं और वो हमारी फेडरेशन को छोड़ दे और कोई अच्छे आदमी वहाँ बैठे कि हमारी कुश्ती का भी। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें आज हो गया 22 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहलवानों ने भरी हुंकार, खोला चैलेंज नए संसद भवन पे। 28 तारीख को किसानों सहित महिलाओं का हल्ला बोल। कल हुआ खाप पंचायत। महब खाप पंचायत में सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान शामिल लिया गया है। तगड़ा फैसला। बड़ी अपडेट निकल के आई है। पूरी रणनीति तैयार हो गई है कि आखिर कब क्या। 23 तारीख को कैंडल मार्च, 28 तारीख को मोदी संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। उस दिन बड़े पैमाने पर महिलाएं पहुंचेंगी। बताएंगे क्या है रणनीति। दूसरी बड़ी अपडेट, पहलवानों को मिल रहा देश भर से समर्थन। कई जगहों पर ब्रजभूषण के फूंके गए पुतले। बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां सोनिया गांधी ने जनता के विभाजनकारी सरकार को नकारा। कहा कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो और खास करके 5 गारंटी पूरे होने के बाद 2024 को लेकर दिया इशारा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, आज जम्मू कश्मीर गुलबर्ग में 26 से 11 जैसे हालात के खुलासा। आज होने वाली है G20 नेताओं की बड़ी बैठक। बताएंगे कैसे सऊदी, तुर्की, चाइना ने किया है बाइकआउट, वो बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बीजेपी को लग गया तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी का थाम लिया है दामन। बताएंगे इनके बारे में। इस बीच मणिपुर से बड़ी खबर, हालात अभी भी 18 दिन से इंटरनेट सर्विसेज बंद। सरकार, बैंकिंग और निजी क्षेत्र बुरी तरीके से है प्रभावित, ये भी बताएंगे। अगली खबर निकल के आई है, दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं विपक्ष। अरविंद केजरीवाल से तेजस्वी यादव ने की है मुलाकात, कह दी है बड़ी बात, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रपति करें प्रधानमंत्री नहीं। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ ऐलान किया है। वही बड़ी खबर निकल के आई है, केंद्र सरकार के एजेंसी ने जो दावा कर दिया है कर्नाटक में मंत्रियों को लेकर, एक बार फिर से बढ़ गई है मुसीबतें। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हज यात्री को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हज यात्रा भेज दिया है, वो भी बताएंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले में भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, जहां समीर वानखेड़े बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने किया है बड़ा ऐलान। सब कुछ खबरें जाने के लिए पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें खुला चैलेंज नए संसद भवन पर। 28 तारीख को पीएम मोदी और महिलाएं होंगे आमने सामने। खाप पंचायतों की बैठक, बड़ी रणनीति हुई तय। 23 तारीख को होगा कैंडल मार्च। 28 तारीख को जो है वो संसद भवन घेरने की तैयारी। नए संसद भवन को घेरने की तैयारी में किसान और महिलाएं। महिला पहलवानों के समर्थन में कल रविवार को रोहतक की महम 24 में खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। खाप पंचायतों में रविवार शाम को फैसला लिया गया, चूंकि सरकार ने आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने की बात कही है, इसीलिए 28 मई को नए संसद भवन पर सर्व खाप महिला पंचायतें होंगी। और यहाँ बात ये बताना जरूरी है कि 28 मई को ही पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके का कोई आयोजन नहीं हो सकता। महिलाओं को नहीं आने देने पर टकराव के हालात होंगे। खाप पंचायतों ने कहा है कि अगर 28 को महिला पंचायत रोकी गई तो हरियाणा के तमाम इलाकों से लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इससे पहले खाप पंचायतों ने 23 मार्च को कैंडल मार्च निकालने का भी आह्वान किया, यानी 23 मई को जो कैंडल मार्च निकालने का पहलवानों ने आह्वान कर दिया है। दरअसल खाप और किसान नेताओं ने कहा है कि अगर 21 मई तक केंद्र सरकार ने, यानी आज जो लास्ट डेट ड्यू डेट था वो कल शाम खत्म हो गई है, 21 मई तक केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा से ब्रजभूषण शरण सिंह की कार्रवाई नहीं की तो 21 मई को खाप पंचायत अपना फैसला सुनाएंगे। और खाप पंचायतों ने कहा है कि वो अब केंद्र सरकार के खिलाफ बेटियों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में लड़ी जाएगी। महम के चबूतरे पर रविवार को पहलवान साक्षी मलिक को भी देखा गया। यहाँ पर भी पहलवानों के महम के खापों के बीच लगभग 2000 के करीब में लोग शामिल हुए। लोगों के साथ खाप पंचायतों के लोग शामिल हुए, तो ये एक तरीके से तगड़ा जो है वो झटका जो है वो हो सकता है। खाप पंचायतों ने झटका देने की तैयारी में है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई, जहां कर्नाटक में जीत और गारंटी लागू होने के बाद सोनिया गांधी का ऐलान। कहा जनता ने विभाजनकारी राजनीति को नकारा, अब 24 की है तैयारी। दरअसल कर्नाटक में आपको बता दें सत्ता बदलने और फिर पहले ही गारंटी में 5 गारंटी का पूरा करने को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जहां पीठ थपथपाई। दूसरी तरफ 2024 को लेकर के उन्होंने विभाजनकारी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विभाजनकारी सरकार का अंत तय है। अगर इसी तरीके से विपक्ष एक ऊर्जा और खास करके 2024 में भी कर्नाटक की तरह देश में भी विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ और खास करके विभाजनकारी सरकार को नकारने का समय आ गया है। सीधे तौर पर कर्नाटक में ताबड़तोड़ सरकार
चल रही है और एक एक करके फैसले जो है लिए जा रहे हैं। 5 गारंटियों को सिद्धरमैया सरकार ने पहले ही मीटिंग में पूरा कर दिया और आने वाले समय में वैसे कई चीज़ें हैं और भ्रष्टाचार पर भी तगड़ी चोट करने की तैयारी में चल रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों आज शुरू हो रही G20 नेताओं की बैठक, लेकिन उससे ठीक पहले सऊदी, तुर्की और चाइना ने दिया भारत को झटका। दरअसल आपको बता दें आज सोमवार से श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है। इससे पहले सुरक्षा के लिहाज से सरकार काफ़ी सतर्क रही। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG मरीन कमांडो की कई टीमों को श्रीनगर में तैनात किया गया। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा कारणों से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG सम्मेलन के कार्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव किया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को संदेह है कि आतंकवादी समूहों ने गुलबर्ग में G20 के दौरान 26/11 के हमले को दोहराने की साजिश रची। बैठक में 22 से 24 मई के बीच होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले शहर में आतंकी हमले की आशंका, रजौरी हमले के बाद से सरकारें काफ़ी सतर्क रही। इस बीच आपको बता दें आतंकी हमलों के बीच G20 नेताओं में खास करके सऊदी और तुर्की और चाइना ने बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर को एक विवादित इलाका बताया, जहां पर उन्होंने आने वाले लोगों से फिलहाल रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में हम G20 में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगली एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को किया ज्वाइन, चुनावी साल पर पड़ेगा सीधा असर। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना तय है और वहीं आपको बता दें दल बदल का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में चुनावी साल में सत्ताधार पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल आपको बता दें प्रदेश कार्यालय में PCC चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ये आपको बता दें इसमें बालाघाट से अनुभा मंजारे और शांतनु मंजारे कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसी के साथ हरदा से बीजेपी नेता दीपक जाट भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी में डर का माहौल है। ऐसे में पार्टी से नाराज चल रहे कार्यकर्ता कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें 3 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। चुनाव साल में बड़ी मात्रा में नेता और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का नुकसान बीजेपी को आने वाले दिन चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा में 18 दिन से इंटरनेट सर्विसेज बंद, सरकार, बैंकिंग और निजी क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित। मणिपुर के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। प्रदेश में जहां जातीय हिंसा में अफरा तफरी मची, वहीं पिछले 18 दिनों से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यही नहीं, 3 मई से इंटरनेट सेवा के निलंबन से महत्वपूर्ण बैंकिंग, सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। आपको बता दें ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा बुलाया गया आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान राज्य के 10 से अधिक जिलों में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए 3 मई को मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया था। इंटरनेट सेवा को निलंबित से उठी समस्या को देखते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस, मीडिया के साथ कई अन्य संगठनों के लोग मणिपुर में तत्काल इंटरनेट सेवा को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति और सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, आखिर जनता को इसमें क्यों फेरा जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें जहां अब हज यात्रा की तैयारी, जी दरअसल उत्तर प्रदेश में हज यात्रा को लेकर कई लोगों को किया गया रवाना। दरअसल 288 हज यात्रियों को किया गया रवाना। पहला जत्था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 288 हज यात्रियों को फिलहाल के लिए रवाना कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें रवाना हुए प्रदेश में हज यात्री हज समिति की ओर से रविवार को जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। हज समितियों के बयान के अनुसार मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस सरोजनी नगर लखनऊ हज यात्रियों के पहले जत्थे के लिए रवाना कर दिया गया। अगली कोई अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें जहां CBI ED IT के 8 मामले और एक समन। DK शिवकुमार कर्नाटक CM डिप्टी CM तो बन चुके हैं, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें बीजेपी जो है वो कर्नाटक हार से बौखलाई हुई और अब यह खबर निकल के आई है कि DK शिवकुमार के पीछे जो है वो अपनी केंद्रीय एजेंसियां छोड़ने की तैयारी बीजेपी करने वाली है। दरअसल आपको बता दें अब राज्य में कांग्रेस के प्रमुख DK शिवकुमार पिछड़ा दिखाई दे रहे हैं। सिद्धरमैया उनके मुकाबले मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो पार्टी आलाकमान के सामने उन पहलुओं को भी रख रहे हैं जिनमें DK शिवकुमार के खिलाफ कई कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। CBI, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, IT और कर्नाटक लोकायुक्त की तरफ से दायर 8 मामले में ED की तरफ से एक समन और 9 मामले हैं। आपको बता दें वर्तमान में DK शिवकुमार जिनका सामना कर रहे हैं ये मामले उनमें CM की कुर्सी के बीच में जो है वो आई। इस बीच डिप्टी CM बनने के बाद भी खबर निकल के आई है कि जल्द ही ED सबसे पहले जो उनको पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा झटका होगा DK शिवकुमार के लिए सरकार के लिहाज से। अगली और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, दरअसल इस समय G20 जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है।
चप्पे चप्पे पे सेना के जवान तैनात किए गए हैं। चीन ने कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने का विरोध किया। वहीं अभी तक तुर्की और सऊदी अरब ने भी श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनियान ने कहा है कि चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी रूप में G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होगा। वहीं भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा है वो अपने क्षेत्र में बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही भारत ने कहा है कि चीन के साथ सामान्य संबंधों को उनकी सीमा को अमल चैन जरूरी है। तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किए जाने के बाद से ये जम्मू और कश्मीर में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है, लेकिन चीन ने सीधे तौर पर आने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे विवादित क्षेत्र में नहीं करेंगे। अगली एक और अपडेट, गुजरात में 4 महापुरुष हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। भूपेश बघेल का पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है गुजरात में 2 विक्रेता हैं, 2 खरीदार हैं। सीएम बघेल अमित शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 4 गुजरातियों में महात्मा गांधी, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा है कि मोदी का नाम भी आ गया है तो अच्छी बात है। गुजरात में 4 ये भी हैं वर्तमान में, 1 नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पे तंज कसते उन्होंने कहा कि 2 बेच रहे हैं देश को और 2 अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां आप मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर पर कसा शिकंजा, गैर जमानती वारंट जारी। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को एमपीएमएलएम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए मुख्तार अंसारी के बेटे कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। सीजीएम एमपीएमएलएम कोर्ट श्वेता चौधरी की अदालत में जारी आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले के आरोपी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया, जबकि उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उमर के पेश होने नहीं होने का आरोप तय नहीं हो सका। कोर्ट ने उमर के अनुपस्थित रहने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कर्नाटका के बाद भाजपा को महाराष्ट्र में लग सकता है तगड़ा झटका, मंत्रिमंडल में बगावत। कर्नाटका में भाजपा को मिली हार के बाद अब महाराष्ट्र में भी गाड़ी खिसकती नजर आ रही है। थमने का नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में बड़ी तैयारी की। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे खेमे के 8 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पिछले वर्ष राज्य में नाटकीय घटना में एकनाथ शिंदे नेतृत्व में शिवसेना 40 विधायकों ने बगावत कर ली थी और अब एक बार फिर से ये चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भोपाल में लगे पोस्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भगवान सहस्त्र बुद्धि को लेकर दिए गए बयान पे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। शनिवार को भोपाल के अलग अलग इलाकों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें धीरेन्द्र शास्त्री से भगवान सहस्त्र बुद्ध को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की गई है। श्री सहस्त्र बुद्ध कलबुरी महासभा के पदाधिकारियों को कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्र बुद्ध के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वो पुराणों और शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर उनके बयानों पर भड़क गए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। कुछ लोगों को गलती देर में समझ आती है। 2000 की नोट बंद करने पर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पे बड़ा हमला। आरबीआई ने शुक्रवार की शाम 2000 की नोट वापस लेने की घोषणा कर दी। 30 सितंबर तक 2000 के सभी नोट बैंक को वापस किए जा सकेंगे। फैसला भले ही आरबीआई की तरफ से ले लिया गया हो, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने कहा कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए लोगों को ही परेशानियों को भी याद दिला और केंद्र सरकार पर इसी बहाने बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल दोस्तों फटाफट मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया।
चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत हैं ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। हम लोग तेजस्वी जी देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। नहीं, देखिए मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। एज फार एज माई पार्टी इज कंसर्न, इट वॉज डिसमेंटल्ड, it was broken totally, but the worker is with me and we are rebuilding it.